नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत अपडेट। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और आप देख रहे हैं दोपहर 1 बजे की बड़ी खबरें। जहां उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के साथ हम एक बार फिर से हाजिर हैं। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर जल्द ही अब नई स्टार्टअप नीति लागू होने जा रही है। कैबिनेट की मंजूरी के बाद इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इन 4 तस्वीरों को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि ये 4 तस्वीरें आज दिन भर की बहुत बड़ी अपडेट यानी कि खबर बनने वाली है। जहां पर आपको बता दें कि नई नीति के तहत प्रदेश में नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे और AI, मशीन लर्निंग, स्पेस टेक्नोलॉजी समेत कई आधुनिक क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा मिलने जा रहा है। साथ ही चढ़ावा चोरी केस में टिन्नू यादव पर सुनवाई को लेकर भी एक बड़ी अपडेट आज सामने आने वाली है, जिसको लेकर हलचल तेज हो सकती है। इस पूरे मामले को लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजर टिकी हुई है। इसके साथ ही चौथी तस्वीर की अब हम बात करते हैं, जो कि ज्ञानवापी, मथुरा और संभल मंदिर मस्जिद के विवाद से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की मध्यस्थता की पहल पर दोनों पक्षों की सहमति नहीं बन पाई है। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें दी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई बीच का रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आया। दोनों पक्ष अब इन मामलों का समाधान अदालत के फैसले से चाहते हैं और नियमित सुनवाई जारी रहेगी। आखिरी खबर मौसम की होगी, जहां पर बड़ी खबर, देश के राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली, NCR समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश से जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। वहीं उत्तराखंड में भी यानी कि पहाड़ी इलाकों में बारिश के चलते लैंडस्लाइड, भूस्खलन का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे देखेंगे 1 बजे की बड़ी खबरें, जहां आपको मिलेंगी प्रदेश से जुड़ी हुई हर अहम अपडेट सबसे पहले और विस्तार से। और देखिए 4 तस्वीरें लगातार आप तक साझा कर रहे हैं। इन 4 तस्वीरों के माध्यम से आप समझिए कि इन 4 तस्वीरों में किस तरह से आज दिन भर की बहुत बड़ी अपडेट आपको देखने को मिलेंगी। जहां पर पहली तस्वीर है, उत्तर प्रदेश में जल्द लागू होगी नई स्टार्टअप नीति, जिसको लेकर लगभग सभी तैयारी। ऐसे में राम मंदिर मामले से भी जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जांच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद अब पुलिस की टीम लेगी। चोरी के पैसों के इस्तेमाल और आपको बता दें लाभार्थियों की जांच यहां पर की जाएगी। पूछताछ में एक बड़ा खुलासा, शाम के शिफ्ट में हुआ करती थी चोरी। अविनाश शुक्ला ने 50 से ज्यादा बार दान राशि गायब की। आरोपियों से जुड़े हुए 50 बैंक खातों की जांच अब जारी है। राम मंदिर चोरी केस में आरोपियों के रिमांड पर आज सुनवाई होनी है। तो हर किसी की नजर टिकी हुई है इस पूरे मामले को लेकर, किस तरह से इस पूरे मामले पर जांच का दायरा आगे बढ़ता है और क्या कुछ खुलासा होता हुआ नजर आता है। जांच में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की मदद अब पुलिस की टीम लेगी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से IT विभाग की तरफ से कोशिश की जाएगी ये पता लगाने की कि अब तक पैसों का जो यहाँ पर लेन देन हुआ या फिर चोरी हुई है वो कहाँ पर इस्तेमाल की गई है। पूछताछ में खुलासा हो सकता है, इस तरह की उम्मीदें जताई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज जांच में जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की यहाँ पर पुलिस की तरफ से मदद ली जाएगी, तो उस दौरान किस तरह से कार्रवाई की जाती है, कैसे और नाम सामने आते हैं, उस पर नजरें टिकी हुई है। क्योंकि राम मंदिर चोरी केस में आरोपी के रिमांड पर भी आज सुनवाई होने जा रही है। 8 आरोपियों से जुड़े 50 बैंक खाते हैं, जो कि उनके परिजनों के भी हैं, उनके यार दोस्तों के भी है कि कहीं वहां तो राशि ट्रांसफर नहीं की गई है। उनके खातों की भी जांच लगातार की जा रही है। राम मंदिर चोरी केस में आरोपियों के रिमांड पर आज सुनवाई होगी और सुनवाई के दौरान पुलिस की तरफ से कोशिश ये कि रिमांड को बढ़ाया जाए। पुलिस फिलहाल यही कोशिश कर रही है किसी भी तरह से आरोपियों को बख्शा ना जाए। और पूछताछ में खुलासा यह हुआ कि शाम की शिफ्ट में चोरी हुआ करती थी। और देखिए ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक साझा कर रहे हैं राम मंदिर मामले पर अब तक की 10 बड़ी अपडेट क्या रही है। 2022 से सभी लेन देन खंगाल रही है पुलिस की टीम और ऐसे में चोरी की पूरी रकम और नेटवर्क का तलाश करने में जुटी हुई है। चोरी के पैसों की जांच में IT विभाग की मदद अब पुलिस की तरफ से ली जाएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि चोरी के पैसों का इस्तेमाल कब, कहां, कैसे किया गया, इनका पता लगाया जाएगा।
साथ ही आरोपियों की छिपी हुई संपत्ति की जांच भी फिलहाल शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर ग्राफिक्स के माध्यम से एक बड़ा खुलासा ये भी हुआ कि शाम की शिफ्ट में चोरी की वारदात यहां पर अंजाम दी जाती थी। आरोपियों की तरफ से अविनाश शुक्ला ने 50 से ज्यादा बार पैसे गायब किए हैं। इस तरह की खबरें सामने आई है। मामले में आरोपियों से लगातार पूछताछ का सिलसिला जारी है। बख्शा किसी भी आरोपी को नहीं जाएगा। टिन्नू यादव और सुभाष के रिमांड पर आज सुनवाई होने जा रही है और ऐसे में पुलिस की तरफ से कोशिश यही है, प्रयास यही है कि इनकी रिमांड बढ़ाई जा सके। 8 आरोपियों से जुड़े 50 बैंक खातों की यहां पर जांच होगी। 2022 से सभी लेन देन की यहां पर खंगाल रही है पुलिस की टीम और आईटी विभाग यानी कि इनकम टैक्स की भी यहां पर लगातार जो कार्रवाई होगी उसमें देखना बेहद महत्वपूर्ण किस तरह से कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ाया जाता है। और ऐसे में कोशिश यही की जा रही है कि आरोपियों को बख्शा ना जाए, आरोपियों की जो रिमांड है वो यहाँ पर बढ़ाई जा सके। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होगी। सुनवाई में क्या कुछ निकलकर सामने आता है तो देखिए लगातार आप तक साझा कर रहे हैं किस तरह से इस पूरे मामले पर कार्रवाई लगातार जारी है और ऐसे में पूछताछ में खुलासा हुआ है कि शाम की शिफ्ट में चोरी हुआ करती थी। 2022 से सभी लेन देन के मामलों की जांच कर रही है। चोरी की पूरी जो रकम है वो अब कहां और कैसे इस्तेमाल की गई इसका पता लगाया जा रहा है। चोरी के पैसों की जांच में आईटी विभाग की टीम अब पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। चोरी के पैसों का इस्तेमाल कैसे और कब कहां किया गया, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में भी इस्तेमाल किए गए हैं, इस तरह की खबरें सामने आई है और उसी का पता लगाने की कोशिश में फिलहाल जुटी हुई है पुलिस की टीम। इस बीच एक और बड़ी खबर वाराणसी से मिल रही है जहां ज्ञानवापी विवाद को लेकर बड़ी खबर है। आपको बता दें कि अब बड़ी बैठक होगी जहां मध्यस्थता केंद्र में आज बुलाई गई बड़ी मीटिंग। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कोर्ट परिसर में बैठक, मुस्लिम और हिंदू पक्ष की अहम बैठक है। मध्यस्थता केंद्र में आज बड़ी बैठक बुलाई गई है। बैठक होगी उसमें दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात रखते हुए नजर आएंगे क्योंकि मध्यस्थता केंद्र में आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि लगातार न सिर्फ एएसआई का सर्वे बल्कि हिंदू और मुस्लिम पक्ष की तरफ से अलग अलग दलीलें इस दौरान दी जा रही थी। लेकिन उन दलीलों में दावे ये किए जा रहे थे कि दोनों ही पक्षों की तरफ से यहाँ पर जो दावे थे वो मजबूती के तौर पर और प्राथमिकता के तौर पर उठाए जा रहे थे और ऐसे में ये कहा जा रहा था हिंदू पक्ष की तरफ से यहाँ पर मंदिर है और उसको तोड़कर मुगल शासकों ने यहाँ पर मस्जिद बनाया, जहाँ पर मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि अगर यहाँ पर किसी भी तरह से नमाज अदा की जाती है तो उसकी अनुमति यहाँ पर मंदिर की नहीं देनी चाहिए। और इस पूरे मामले को लेकर अब किस तरह से कार्रवाई का सिलसिला रहेगा या जो बैठक यहाँ पर होगी उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, क्योंकि मध्यस्थता की कोशिश यहाँ पर की जा रही है लेकिन मध्यस्थता केंद्र ने जो आज बड़ी बैठक बुलाई है उसको लेकर सुनवाई यहाँ पर होगी और न सिर्फ सुनवाई बल्कि दोनों ही पक्षों की दलीलें यहाँ पर सुनी जाएंगी। उन दलीलों के माध्यम से प्रयास यही रहेगा कि दोनों पक्षों को सुना जाए, दोनों पक्षों की तरफ से जो दावे वादे किए जा रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब एएसआई का सर्वे ज्ञानवापी मस्जिद में हुआ था तो उस दौरान भी देखने को मिला था कि यहाँ पर त्रिशूल, ओम, स्वास्तिक के और यहाँ पर कई ऐसे निशान और साक्ष्य पाए गए थे जो कि ये इस दावे की सच्चाई को प्रमुखता से बताता है कि किस तरह से यहाँ पर पहले मंदिर था और मुगल
देखिए, मुस्लिम और हिंदू पक्ष की जो अहम बैठक होने वाली है उसमें मध्यस्थता कराने की कोशिश यहां पर रहेगी। प्रवीण चौबे मेरे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। प्रवीण, फिलहाल क्या कुछ जानकारी इस बैठक को लेकर सामने आ रही है? देखिए, दोनों पक्षों की अगर बैठक की बात की जाए तो दोनों हिंदू पक्ष से पूरी गहमा-गहमी है और हिंदू पक्ष पूरी तरह से न्यायालय परिसर में इस समय उपस्थित हो चुका है। लगभग 1:30 बजे से यह बैठक होनी है, जिसमें अपर जिला जज सष्टम, उनके साथ साथ जिला जज वाराणसी और विधिक प्राधिकरण के जो अधिकारी मौजूद होंगे। सबसे बड़ी चीज यह है कि उसमें दोनों पक्षों की जो सुनवाई होगी, जो सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएशन की बात रखी है, वो मीडिएशन दोनों पक्षों के सामने होना है। लेकिन बहरहाल जो बातें निकल कर आ रही हैं उसमें अंजुमन इंतजामिया कमेटी बैकफुट पर नजर आ रही है। बैकफुट पर इसलिए आ रही है क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि जिस तरीके से ESI सर्वे कमीशन की रिपोर्ट और तमाम हिंदू साक्ष्य मिले हैं, इसको लेकर हम बैठेंगे, क्योंकि तमाम दावे ऐसे हैं हिंदू पक्ष के जो कि सीधे तौर पे ज्ञानवापी, लॉर्ड विश्वेश्वर, व्यासपीठ, श्रृंगार गौरी, जो जुड़े तीनों मामले हैं, चारों मामले, इसको लेकर खुले मंच पे हम बैठने के लिए तैयार है। लेकिन वही बात की जाए अंजुमन इंतजामिया कमेटी की, तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने इसे संवेदनशील मामला बताते हुए बैकफुट पर आने की जो कवायद है वो शुरू कर दी है। अंजुमन इंतजामिया कमेटी से मसाजिद कमेटी की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान न आ पाया है, ना ही कोई स्टैंड अभी तक देखने को मिल रहा है कि कौन आखिर उनका पक्ष रखेगा। बहरहाल अंजुमन इंतजामिया कमेटी के अधिवक्ता दोनों पहुंच चुके हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या 1:30 बजे जो बैठक होनी है सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों पक्षों को जो नोटिस गई है उसमें प्रस्तुत होता है अंजुमन इंतजामिया कमेटी या नहीं। कहा है कि क्या मध्यस्थता हो पाएगी? मीडिएटर के तौर पर यहाँ भूमिका तो निभाई जा रही है, दोनों पक्षों की बातें सुनी जाएंगी, लेकिन मध्यस्थता हो पाएगी? क्योंकि दोनों के जो दावे हैं उसमें सच्चाई तो है ही। ये अपडेट आप तक साझा कर रहे हैं। मध्यस्थता केंद्र में आज एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों ही यहाँ पर मौजूद रहेंगे, जो कि अपनी अपनी बातें रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये बड़ा एक्शन हो रहा है, जिसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी और ऐसे में दोनों पक्षों की बातों को सुना जाएगा। दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद ही यहाँ पर ये क्लियर हो पाएगा कि मध्यस्थता यहाँ पर होती है या नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है, क्योंकि पूरी जो मामले की कार्रवाई है वो कोर्ट में चल रही है। और चलिए, बुलेटिन में फिलहाल बाकी खबरों का रुख करेंगे, लेकिन रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे। समाचार जगत में सफलता सिर्फ खबरों से नहीं, बल्कि मजबूत संचालन और दूरदर्शी नेतृत्व से बनती है। दामिनी महौर, भारत अपडेट की डायरेक्टर न्यूज ऑपरेशंस, जो हर दिन चैनल की रफ्तार को नई दिशा देती हैं। न्यूज ऑपरेशंस की हर बारीकी पर उनकी गहरी पकड़ और निर्णयों में उनकी सटीकता भारत अपडेट को विश्वसनीयता की नई ऊंचाइयों तक ले जा रही हैं। समन्वय, अनुशासन और नेतृत्व, इन तीनों का अद्भुत संगम है दामिनी महौर। उनकी कार्यशैली सिर्फ प्रबंधन नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए प्रेरणा है। आज भारत अपडेट की सफलता में उनकी मेहनत, दूरदृष्टि और समर्पण की मजबूत छाप है। दामिनी महौर एक ऐसा नेतृत्व जो खबरों को सिर्फ संचालित नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावशाली पहचान देता है। अबे घोचू, जीके स्ट्रॉन्ग करने का अथा इंडिया को मालूम है। पेट सफा, हर रोग दफा। एक जगह जब हर मुद्दे को ब्लैक एंड व्हाइट
बताया जाएगा, तब सच के बाकी रंग कौन दिखाएगा? जल्द आ रहा है सिर्फ भारत अपडेट पर। देवभूमि उत्तराखंड आज सेवा, सुशासन और समर्पण के संकल्प के साथ विकसित भारत के निर्माण में अपनी सशक्त भूमिका निभा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए मानक स्थापित किए हैं। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनने के साथ सशक्त भू कानून, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून तथा अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण जैसे ऐतिहासिक निर्णयों ने पारदर्शी और जवाबदेह शासन को नई दिशा दी है। वहीं G20 सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेलों जैसे सफल आयोजनों ने उत्तराखंड को वैश्विक पहचान दिलाई है। 4 धाम ऑल वेदर रोड, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना, केदारनाथ और हेमकुंड साहिब रोपवे, वंदे भारत ट्रेनें, विस्तारित हवाई सेवाएं तथा जल और ऊर्जा क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं आधुनिक उत्तराखंड की मजबूत आधारशिला बन रही हैं। 3.56 लाख करोड़ के निवेश समझौते, निवेशक हितैषी नीतियां, बढ़ते उद्योग, MSME और स्टार्टअप इकोसिस्टम उत्तराखंड को निवेश और रोजगार का सशक्त केंद्र बना रहे हैं। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न योजनाएं और पहले महिलाओं को आत्मनिर्भरता, सम्मान और नए अवसर प्रदान कर रही हैं। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में अटल आयुष्मान योजना, किच्छा एम्स सैटेलाइट सेंटर, हेली एम्बुलेंस सेवा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और स्मार्ट कक्षाओं जैसी पहले स्वस्थ, शिक्षित और सक्षम उत्तराखंड के निर्माण को गति दे रही हैं। मिलेट्स नीति, कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट योजना और हाउस ऑफ हिमालयाज जैसी पहले स्थानीय उत्पादों को नई पहचान दे रही हैं। जन विश्वास से जन भागीदारी तक, सुशासन से समृद्धि तक, विकसित भारत की ओर अग्रसर विकसित उत्तराखंड। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन को हो रही है JPC बैठक पर भारत अपडेट पर योगी सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल से खास बातचीत। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर JPC की बैठक राजधानी लखनऊ में हो रही है। इसमें JPC के जितने भी सदस्य हैं सब इसके फायदे और नुकसान पर नेताओं के, राजनीतिक दलों के प्रस्ताव मांग रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन पर क्या कहना है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता देश की है। इतने चुनाव देश भर में होते हैं, कभी कोऑपरेटिव के चुनाव हैं, कभी जिला पंचायत नगर पालिकाओं के चुनाव हैं, कभी स्थानीय निकाय के चुनाव हैं, विधानसभा लोकसभा होते ही हैं, MLC के चुनाव होते हैं। तो वो सारे चुनाव इसके अंदर नहीं आएंगे। विशेष रूप से लोकसभा विधानसभा का चुनाव इसमें कराने की मंशा सरकार की है और एक अच्छा प्रयास है जो JPC गठित हुई है, संयुक्त संसदीय समिति उसका सर्वे कर रही है, उनके बाद जा रही है, बातचीत कर रही है, उनके विचार लेने का काम कर रही है कि कैसे कैसे लाभ होंगे, नुकसान होंगे। और मुझको लगता है लाभ ही लाभ है, नुकसान कुछ भी नहीं है। सरकारी संसाधनों का जितना उपयोग इसके अंदर होता है वो रुकेगा, पैसा खर्च होता है। पैरामिलिट्री फोर्स, मिलिट्री, पुलिस, होमगार्ड, सारी संस्थाएं सबको छोड़ करके सब लोग चुनाव में लग जाते हैं और 1 महीना तो केवल चुनाव ही चलता है। तो मुझको लगता है अगर ऐसा होगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा प्रयास आदरणीय मोदी जी का है। सर, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा चुनाव में रहती है, आपके बड़े बड़े नेता और भी यही कहते हैं कि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है। क्या वही चीज़ खत्म करने के लिए एक बार चुनाव करिए और उसके बाद काम करिए, इसलिए ये अभियान छेड़ दिया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। देश के संसाधनों का दुरुपयोग ना हो, अनावश्यक पैसा खर्च ना हो, सरकारी मशीनरी को अपनी ड्यूटी के अलावा इलेक्शन जैसी ड्यूटी में कम लगाया जाए, इन सब योजना के अंदर एक कार्यक्रम हुआ है जो कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, देश के हित का एजेंडा है और मुझको लगता है कि ऐसा होना ये हर तरीके से राष्ट्र के हित में है। तो सुना आपने, हमारे साथ थे स्वतंत्र प्रभार मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका साफ कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो संसाधन हैं उनका कम उपयोग होगा, धन कम खर्च होगा और देश विकास की एक नई राह पर चलेगा। और बात रही राम मंदिर प्रेम की अखिलेश यादव को, तो उनका कहना है कि अखिलेश यादव का नया
नया नया जो प्रेम है ये जनता जानती है। कैमरामैन गौरव के साथ रमन मिश्रा, भारत अपडेट, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।